वेलकम बैक टू स्टडी एंड ट्रेड। तो आज का आपके न्यू मैथ के लेक्चर में फिर से स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 18 से 3.2 खत्म। अभी तो मैंने बोला रेगुलर क्लासेस जब भी मैं बोल देता हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। 2 दिनों से में जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ बारिश का रेड अलर्ट था, इसलिए 2 दिन क्लासेस आपकी नहीं हो पाए। ठीक है, फिर से स्टार्ट है। फिर देखो क्योंकि भाई आपको मिलेंगी वीडियोस मिलेंगी, कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, वीडियो बनाने तो आऊंगा ही। तो आपको जैसा मैंने बताया था आज हम 3 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप आप सभी से होमवर्क बन गया होगा। होमवर्क जो है तो मैंने आपको जो दिया था 14 था, आई थिंक 15 16 17, तो आप उसे कर लें। और होमवर्क ना बना हो उसे जैसा मैंने बताया था SW और होमवर्क का नंबर कमेंट करना है, आपके लिए प्रॉपर वीडियो बन जाएगी जो आपको चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम 18 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप 3 स्टार मार्क कर लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जो है तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, यानी जो 13 नंबर वाला क्वेश्चन जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये 18 वाला है। और इसके आगे जो क्वेश्चंस आगे तो हम करेंगे, यानी कि 19 और 20, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें एकदम अच्छे से तैयार करेगा। खासकर ये वाला, ये थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा तरीका है, मेरे पास है जो आपको ज्यादा लेंथी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो तो करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, आपको जैसा मैंने बताया कि जब भी आप हमारे चैनल की किसी भी वीडियो से पढ़ें तो सामने बुक जरूर रखें, नोट्स ओपन करके रखें, रफ लेकर रखें, पेन हाथ में हो ताकि आप लिख सकें, आप उसे समझ सकें। तो आप बुक खोल के देखते रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन हम यहाँ नहीं लिख पाते हैं जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए आपको नोट्स जो है, आपको बुक जो है वो ओपन करके रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि हमारे पास ए आप भी दिया हुआ है तथा आई एक तत्समक काव्य हुआ, आई कोटि दो का एक तत्समक काव्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको आई लिखना है तो आपको किस प्रकार आई लिखना है ये आपको मालूम होना चाहिए, तब ये आपसे बनेगा। तो आई तक कोटि दो का एक तत्समक काव्य है, तो सिद्ध कीजिए कि आई इंटू ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS को। ठीक है ना, हमारे पास LHS क्या है, LHS यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बात सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, LHS में हमारे पास क्या प्रूव करना है, आई क्रॉस ए। ठीक है, तो हमारे पास आई क्या है, आई कोटि दो का, अब यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास सीधे सीधे कोटि दो का आप क्यों है आई, तो हमारे पास कोटि दो का आई क्या होता है, 0 1 0 0 1। ठीक है, हमारे पास कोटि दो का आई हो गया है। और हमारे पास एक भी वैल्यू क्या है, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 एंड टेन अल्फा बाई 2। तो हम इंटू कर देते हैं जैसे हम करते हैं, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 एंड टेन अल्फा प्लस 0 तो 0 हो जाएगा। फिर हम इसका इंटू जो है तो इससे करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे प्लस 0। अब यहाँ पे 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास पूरा 0। तो हमारे पास LHS में क्या आ गया, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पे आ गया टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई है। अब हम RHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। RHS की वैल्यू फाइंड कर, RHS में क्या हुआ है हमारे पास, आई माइनस ए का इंटू करना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है, हमारे पास ये RHS की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका क्रॉस करके सबसे पहले हम i माइनस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने i प्लस ए की जैसे वैल्यू निकाली है, सेम से i माइनस ए की वैल्यू निकाली है। अगर अब यहाँ पास वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 1। अगर अभी भी किसी पे यहाँ प्रॉब्लम है, ये आप हमने दो को, ये मतलब हमने यहाँ पे ये वाला आप नहीं लिया, तो आपको मैं बता दूं यहाँ ये 200 का अवयव है और यहाँ पे साथ लिखा हुआ है क्वेश्चन में 200 का अवयव है। आपको नीचे एक बार क्वेश्चन वीडियो की स्क्रीन नीचे भी दिख ही जाएगा। इसलिए आपके पास बुक होगी तो बुक आपको खोल के रखना है, मैंने ऑलरेडी बताया था। तो हम इसको देख लेते हैं, क्लियर करते हैं। और यहाँ पे पास हमारे पास ए क्या है, 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और यहाँ पे है टेन अल्फा बाई 2 0। इनका इशू कर, इसका मतलब माइनस कर देते हैं यहाँ। तो माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 1 टेन अल्फा बाई 2
एंड -tan α/2 और 1। ठीक है, देखते हैं कि मतलब आपको समझ में आई गया होगा कि 1 माइनस tan α का यहाँ पर साथ है। तो हमारे पास LHS की वैल्यू आ गई है, I की वैल्यू आ गई है। अब जो है तो मैं RHS कंप्लीट पूरा नेक्स्ट पेज में निकालूंगा। अब मैं यहाँ पे LHS और I की वैल्यू लिख दूंगा, जिससे आपको फाइंड करने में आसानी होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ हमें LHS और I की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम RHS निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम RHS निकालना शुरू करते हैं। RHS हमें निकालना है I इंटू में cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास I की वैल्यू है, I की वैल्यू में हम I माइनस A की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, जो हमें यहाँ पे I माइनस A की वैल्यू करते हैं, जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी। देखते हैं वो क्या है, 1 tan α/2 एंड माइनस tan α/2 और यहाँ पे 1। ठीक है, और हमें इनको किससे करना है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक है, ये वही हमारे पास की वैल्यू। अब हम इसका इनटू करते हैं, इस पे हम हमेशा करते आए हैं। ठीक है ना, तो करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। तो हमारे पास ये आ गया cos अल्फा। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगे तो आप ये समझो कि भाई जो मैं ये करा रहा हूँ, जिस मतलब मेथड से करा रहा हूँ, जिस तरीके से करा रहा हूँ, वो मतलब इजीएस्ट वे है, शॉर्टेस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास cos अल्फा प्लस tan α/2 एंड sin अल्फा। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं इसके साथ, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस sin अल्फा और नहीं सॉरी cos अल्फा माइनस क्या हो रहा है sin अल्फा। हमारे मैं फिर बताऊं, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था यार से देखो। तो ये इसके साथ होगा मल्टीप्लिकेशन, तो 1 का sin के साथ और tan α/2 का cos अल्फा के साथ। ठीक है ना, तो माइनस sin अल्फा और उधर होगा हमारे पास tan α/2 एंड cos अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरे को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा tan α/2 cos अल्फा एंड हो जाएगा sin अल्फा। ठीक है, और फिर आगे हमें करना है माइनस tan α/2 इंटू माइनस sin अल्फा। तो हमारे पास हो जाएगा tan α/2 sin अल्फा और 1 की मल्टीप्लिकेशन करना है cos अल्फा के साथ, तो हमारे पास प्रश्न में हो जाएगा cos अल्फा। यहां तक आपको आई होप सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां तक तो ज्यादा हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब यहां से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, जहां भी ट्रिग्नोमेट्री है ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस चल रही हैं, मुझे जाकर जरूर देखें। ठीक है ना, तो अभी हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे cos अल्फा प्लस, अब जो यहाँ पे tan अल्फा है हम उसे sin और cos के पदों में लिख लेते हैं। जब भी सॉल्व करना होता है तो आपको मालूम है कि हम कोशिश करते हैं कि sin और cos के पदों में आ जाए, जिससे इजी होता है। ठीक है ना, तो tan α/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin α/2 और cos α/2। यहाँ हम लिखते हैं sin α/2 cos α/2 एंड इंटू sin अल्फा। और हम इधर देखते हैं, तो इधर भी हम ये चीज करेंगे, सेम चीज, प्लस sin α/2 cos α/2 इधर cos अल्फा। बस इतना करना है, आपको नॉर्मल करते जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो हम इसको चैन टू फिर बदल लेते हैं, sin α/2 cos α/2 cos अल्फा प्लस sin अल्फा। ठीक है, इधर भी हम चेंज कर लेते हैं, तो tan α/2 का sin α/2 अपॉन cos α/2 एंड प्लस cos अल्फा। इतना करना है। इसके बाद आपका जो है, तो ये तो पूरे इसमें है, ये पूरे इसमें है, मतलब ये तो पूरी एक चीज है। सॉरी यहाँ sin α/2 नहीं, sin अल्फा हो गया, tan अल्फा को जो होगा तो tan अल्फा क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा ये
तो ये ठीक लिखा हुआ था साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यार एडजस्ट करो, समझ लो, ये पूरे इसमें है और ये भी पूरे इसमें है, यानी कि हमें एलसीएम लेके इसका इंटू करना है, तो चलिए देख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा अपॉन में हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा बाई टू, इधर देखा जाए अगर तो माइनस साइन अल्फा, इधर कॉस अल्फा बाई टू और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। ठीक है, फॉर्म में हमारे साथ रहेगा क्या, कॉस अल्फा बाई टू। अब यहाँ हम इंटू करके देखते हैं तो माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए साइड में जाता हूँ, वीडियो चलती रहेगी। आप बस एक बार इसको देख के, यहाँ से देख के यहाँ तक एक बार डाइजेस्ट करने की कोशिश करो कि यहाँ पे हुआ क्या है। अगर कंफ्यूज हो तो ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं फिर समझा दूंगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप एक बार देखो इसे, देखो। आप लोगों ने अच्छे से डाइजेस्ट किया है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके आगे का प्रोसेस हो जाएगा हमारे पास, तो इसको पहले में, तो इसके आगे का प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हमें सिर्फ 2 चीजें देखनी है। एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम चीजें, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम, तो हम एक टर्म को सॉल्व करेंगे, एक टर्म अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बारिश होने लगी है, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको जो है तो हेडफोन्स यूज करने चाहिए। ठीक है ना, तो थोड़ा सा समझना। अब यहाँ पे हम इस टर्म को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो ये टर्म जो है तो हमारे पास हो जाएगी 1 कैसे होगी, तो टीचर लो, मतलब अगर आप इसको बयान करें हैं तो इसका होता है, ये इसका फॉर्मूला है अल्फा, मतलब cos a प्लस बी, cos a प्लस बी का फॉर्मूला ये, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा प्लस अल्फा बाई टू अपॉन में cos अल्फा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ताकि इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे पूरा एक है, और सेम चीज ये चीज भी एक हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा माइनस को आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ से पहले आप माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर हमारे पास हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, तो अपॉन में हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, और ये हमारे पास हो जाएगी वैल्यू कितनी, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फा बाई टू, इधर से हमारे पास हो जाएगा sin अल्फा बाई टू cos अल्फा बाई टू, और ये हमारे पास हो जाएगा tan अल्फा बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास tan अल्फा बाई टू हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू इधर रखते हैं तो 1 माइनस tan अल्फा बाई टू tan अल्फा बाई टू, और यहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद इतना किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई है, आर एच एस की वैल्यू, आर एच एस की वैल्यू आ गई है, और हमारे पास एल एच एस की वैल्यू क्या आई है, 0 माइनस tan अल्फा बाई टू tan अल्फा बाई टू, यहाँ पे इंटू दी है कि प्लस, ये थोड़ा सा मुझे बुक में एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन लग रही है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस होगा, इसलिए जो है तुम्हारे एल एच एस की जो वैल्यू मैंने निकाली थी वो गलत आ गई। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्लस करना चाहिए था आपको, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन थोड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, पहले फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन और फिर बारिश। तो देखते हैं क्या है, आसान, आई प्लस ए, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1,
और अल्फा की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, तो हमारे पास एलएचएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 और ये होगी हमारे पास इसकी वैल्यू अगर इसी करेंगे तो वही हो जाएगा हमारे पास 0 इधर हो जाएगा tan अल्फा। ठीक है, तो tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा हमारे पास टर्म 1। ठीक है, एकदम ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। इसको मैं अगर आप चाहेंगे, अगर आपको इस लेक्चर में समझ में आए तो नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, क्योंकि इसमें बेस प्रिंट के कारण थोड़ी सी गलती हो गई थी, जिसके कारण बीच में काफी सारे कंफ्यूजन आ गए थे। लेकिन हमने एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू निकाल दी है, एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ चुकी है, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको एकदम आराम से लेक्चर देखना है। एलएचएस की वैल्यू जो मैंने स्टार्टिंग में निकाली थी उसे आपको भूल जाना है, क्योंकि हमारे पास एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू अब इक्वल आ चुकी है। क्या आ चुकी है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 और यहाँ पे है हमारे पास 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 आ चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है ना, तो उसको आपको नहीं देखना है। अगर आप बोलेंगे कि ये 18 नंबर क्वेश्चन है, कमेंट कर देना अगर 18 नंबर क्वेश्चन वापस चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा वीडियो, प्रॉपर वीडियो, एक डाउट वाली वीडियो बन जाएगी। इसलिए दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं आगे का, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ आई तक से निकालना था, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। लेकिन यहाँ पे मैंने इंटू का निशान लगा दिया था, इसलिए मैंने यहाँ इंटू कर दिया और सब गड़बड़ हो गया। बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको ट्राई करना है और ना बने तो आपको कमेंट कर देना है, मैं फिक्स बता देंगे। ठीक है, तो हम 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बोला था आपको अपने सामने बुक खोल के रखनी है, तो आपको बुक खोल के रखनी है, बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, यहाँ लिखूंगा तो पूरा आधा बोर्ड भी बन जाएगा, इसकी काम किस तरह लगाना मुश्किल होगा। मैं क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, जिसे दो भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड में 4% वार्षिक ब्याज प्राप्त होती है। आगे गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित करना है कि 30,000 रुपए को दो प्रकार बांडों में निवेश करने पर केवल किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक आय। यहाँ पे बात एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन सीख लिए हैं, एक दो क्वेश्चन हो गए। 1800 रुपया हो और दूसरे में क्या है हमारे पास, ये रूपये 2000। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं है, पढ़ने में अगर आपको समझ नहीं आ गया तो ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं। हमारे पास दो बैंक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान सकते हो पहला बैंक है, फर्स्ट बैंक, मतलब आपके पास पहले 30,000 रुपए है, आपके पास टोटल 30,000 रुपए है, आपको दो बैंक है, आपके पास ऑप्शन दो बैंक। ठीक है, तो आपको ऐसे लिस्ट करना है कि ऐसे इसमें जो है तो आपको 5% ब्याज मिल रहा है, इसमें 7% ब्याज मिल रहा है। अब आपको पैसे अपने 30,000 ऐसे इन्वेस्ट करने हैं ठीक इन दोनों बैंकों में कि आपको ब्याज का जो रकम है, जो आपको प्रॉफिट और ब्याज आपको मिले वो 1800 रुपए। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे बांटना है कि 1800 रुपए आपको मिले। तो चलिए देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इसको एक्स रख दिया, तो इसके पास बची हुई धनराशि इसको कितनी देंगे 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, एग्जाम्पल में आप इसको 5,000 दिया, उसको 25,000 देंगे, इसको 10,000 दिया, उसको 20,000 देंगे। क्योंकि भाई जो बचा हुआ पैसा है, क्योंकि आपके पास पैसा तो टोटल 10,000 ही है, मतलब 20,000 ही है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात ये है मेन चीज, इसको तो हम बाकी दूसरे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, जैसा हमने सीखा हुआ है ब्याज वाला निकालना, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित करना है, यानी कि हमें यहाँ पे स्पेशली बोला गया है कि हमें ऑब्जेक्ट के द्वारा ही हल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के द्वारा हल करना है, तो चलिए देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इससे हल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये सब तो है, ये आई हो आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे करना है। अब हम जब कभी भी इंटरेस्ट निकालते थे, इंटरेस्ट, ठीक है, आपको याद हो कि हम जब कभी भी इंटरेस्ट निकालते थे तो हम इंटरेस्ट कैसे निकालते थे, आपको जो है तो फॉर्मूला कमेंट करके बताइए कि हम इंटरेस्ट कैसे निकालते थे। इससे पहले कि मैं फॉर्मूला बताऊंगा,
ठीक है, तो आप आई होप आपने कमेंट करते होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा था आई इक्वल टू आर टी अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो पूरी चीज है ये होती है आर, जो कि हमें दी हुई है पहले बैंक में 5%। ठीक है, 5% दी हुई है, तो आर अपॉन 100 की वैल्यू हो गई 5%। ठीक, हमें दिया हुआ है वार्षिक। ठीक, कैसे? वहां पे लिखा हुआ था वार्षिक, ठीक है ना, वार्षिक दर एक साल, तो समय हमारे पास हो गया एक, और ये हमारे पास है अपना जो धन है एक्स, और 30,000 माइनस एक्स। तो हमें आई निकालना है, तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। हमारे पास अगर एक हो गया तो ये हमारे पास बचता है कितना, आई इक्वल टू आर किया। अब आर अपॉन 100 क्यों नहीं, क्योंकि जब हम निकालते हैं तो हम 100 को लगाते हैं, तो 100 ऑलरेडी लगा हुआ है परसेंटेज के रूप में। तो हमें निकालना क्या है बेसिकली, आई इज इक्वल टू पी आर। हमें निकालना है आई इज इक्वल टू पी आर। अब हम पी और आर कैसे करेंगे, आप भी बताएं। ठीक है, हमारे पास क्या है, पी आर जो हमारे पास है एक्स 20,000 माइनस एक्स। हमारे पास आर आर क्या है, आर आर है 5/100 और 7/100। ठीक है, अब ये आपको अपना मतलब यूज करना है, ये कॉमन सेंस लगाना है कि हम आप भी गुणा तभी कर पाते हैं जब एक यूनिट जब 54 ये वाली समान होती है, तो हम ऐसा आप लेंगे जिसका हम गुणा कर पाए, ऐसा हम की लेंगे कि जिसका हम मल्टीप्लिकेशन ना कर पाए। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, या ऐसे लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आई इक्वल टू पी आर निकालते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस टी एक्स माइनस एक्स पर, और ये हो जाएगा हमारे 100 और ये 7/100। तो अगर हम इसका इंटू करते हैं तो हमारे पास इंटू में क्या आ जाएगा, 5x अपॉन 100 प्लस 7 माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है, बंद कर दीजिए। ठीक है, इतना करो, काफी ज्यादा इजी है, करते जाओ बस। अरे कल करेंगे, तो अभी वापस 19 का स्टार्ट थोड़ा देखिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर 5x अपॉन 100, अब इसका थोड़ा सा इंटू कर लेते हैं, तो ये हो जाए हमारे पास 21,000, और ये हमारे पास हो जाएगा 7x अपॉन में 100। तो हमारे पास एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी 100 है, यहाँ 5x 1000 माइनस 7x। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं तो मैं नहीं किया, तो मैं पहले सोच रहा था कि पूरी वैल्यू निकाल दूं, इसके बाद आपको बताऊं। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, जैसा कि सोचा था मैंने। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक जीरो कम हो गया, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा कितना, 5 माइनस 7x, हमारे पास बचेगा 2x अपॉन 100। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू हो गई पी इंटू आर। ठीक है, पी इंटू आर की वैल्यू है ये इक्वल टू चला था आई इक्वल। ठीक है, अब जो है तो हमें यहाँ पे आई की वैल्यू मालूम है ऑलरेडी, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, 1800। ठीक है ना, 1800। एटीन हंड्रेड आई की वैल्यू है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट आप जैसे इस साइड ये हल करते जा रहे थे, आप आई की वैल्यू इधर लिख सकते थे, आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप फिर रूप में आप आई की वैल्यू इधर लिख सकते थे, लिखिए कोई जरूरत नहीं है। या फिर आप चाहें तो पहले याद की वैल्यू निकाल, फिर लास्ट में आके आई की वैल्यू होते हैं। अब ये एक अवयव है, तो ये भी एक अवयव भी होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 100 1800।
तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x और ये, ठीक है। तो अब हम इसको जो ले जाएंगे इसको इधर ले आते हैं, तो इधर ले जाते हैं तो हमारे पास 2x इक्वल टू माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका माइनस करते हैं हम, इसके बाद आप माइनस करके देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 और 21 में 3 बताएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30,000 f इक्वल टू हो जाएगा 15,000। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, यानी कि हमें पहले बैंक में 15,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और दूसरे बैंक में कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 13,000 माइनस 15,000, हमारे पास कितने आ जाएगा। यानी कि हमें जो है पहले बैंक और दूसरे बैंक दोनों में 50,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, यानी कि आधी आधा जो रकम है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हमें 1800 रुपए ब्याज प्राप्त, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा टाइम न लेते हुए। चलिए हम इसका सेकंड पार्ट एक बार मैं आपको बता, सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, बस ब्याज की वैल्यू बदलनी है आपको। जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है यानी जो इंटरेस्ट है हमें उसे चेंज करना है, ठीक है ना। तो वो सेम क्वेश्चन है पूरा, जैसे यहाँ तक सेम किया। अगर देखिए पूरा क्वेश्चन अगर मैं लिखा रहता तो पूरा आप इतना ध्यान दीजिए, इतना यहाँ तक तो पूरा मतलब सिमिलर है, यहाँ तक सॉरी मतलब ये चीज पूरी सिमिलर है। यहाँ पे आपको 2000 तक है, यहाँ तक भी पूरी चीजें सिमिलर है, यहाँ पे आपको 2000 कर देना है क्योंकि बाकी वैल्यू तो सेम ही है। जो हमारे पास पैसे हैं अभी भी उतने हैं, बैंक है वही है, ब्याज कितना दे रहे हैं उतना ही दे रहे हैं, बाकी सब सेम है। आपको यहाँ 2000 करना था 1800 की जगह, तो हम आप बाकी पूरा प्रॉपर क्वेश्चन में करेंगे किया गया है जैसे नोट में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। आप इसकी तरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं तो यहाँ कर ही सकता हूँ। तो 2x अपॉन 100,000, अब आप इसे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं जैसा कि अभी तक कर रहे थे। ठीक है, अभी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितने 10,000, बाकी सब सही है। तो थोड़ा जीरो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गए, आप मेहनत कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास 10,000 अपॉन में 2 यानी क्या जाएगा हमारे पास 5,000। अगर हमें 2,000 रुपए देंगे तो हमें 5% वाले बैंक में 5,000 रुपए डालने होंगे और 7% वाले बैंक में कितने डाले होंगे तो 30,000 माइनस 5,000 हो जाएगा हमारे पास 25,000। आपको एक क्वेश्चन जो है तो प्रॉपर करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। आंसर तो ऑलरेडी डाल दिया हूँ, बस सेम क्वेश्चन है, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है एकदम रफ वे में। तो आपको प्रॉपर करना है, अच्छे से करना है, सेम क्वेश्चन है, आप होमवर्क समझ सकते हो इसे। और इसका अगला वाला तो आपको होमवर्क है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको याद रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है। और जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है, वो भी सेम है। मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, एक बार आइडिया मिल जाए जो इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं तो, ठीक है ना। तो हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन है किसी व्यापार वैसे तो 20 नंबर है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप भी बीजगणित यहाँ दृश्य है, आप भी बीजगणित नॉर्मल हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप भी बीजगणित बोला है, मतलब आप भी बीजगणित दृश्य लगाना निकालना है। क्या प्रयोग करते हुए मतलब प्रयोग करते द्वारा याद कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने में से दुकान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ आपको आप भी बना के दूंगा, आपको बाकी काम जो करना है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कितने लेते हैं यहाँ पे, तो हम सबसे पहले पुस्तकों की संख्या की आवृत्ति को हम मान लेते हैं ए आवृत्ति हमारे पास क्या हो जाएगा 10, 8 और 22, ठीक है। अब यहाँ पे दर्जन की बात हुई है, यानी एक दर्जन कितना होता है 12, तो यहाँ पे हम 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास अब एक आ गया, एक आ गया है अब ए यानी कंप्लीट हो गया।
तो हमारे पास यहाँ पे आपको ये कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इंटू करेंगे 20, 96, 120, क्योंकि दर्जन की बात ये है, इसमें 12 का इंटू किया है। और इसके आगे अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास विक्रय मूल्य के अगर हम बनाते हैं तो विक्रय मूल्य का आंसू हो जाएगा हमारे पास बी, मान लेते हैं हम आंसू का, तो बी हो जाएगा हमारे पास। इसका मूल्य क्या है 80, 60 और 40। बस आपको प्राप्त कुल धनराशि क्या करना है, प्राप्त कुल धनराशि भी मान लेते हैं मैं यहाँ इक्वल टू एक ग्रोसरी स्टोरेज। तो आपको इसको इंटू करके निकाल लेना है, काफी ज्यादा इजी है। आपको ये W है, आपको करना है, ठीक है ना, खुद से करिए, कमेंट करके इसका आंसर जो आएगा कमेंट करना है आपको। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो बची हुए क्वेश्चन है जल्दी से, क्योंकि क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो चुकी है, आपने बहुत बना है। तो ये हमारे पास 21 और 22 नंबर क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। माना कि x y z w तथा p क्रमश m into 2, मतलब इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो चुका है, तो मैं जल्दी कर देता हूँ x y z w और p। तो इसके बाद क्या इसको क्या है n/2, p into k और 2 into p, w p n into 3 and 3 p into k। ठीक है, यहाँ पे हमें p by प्लस w by, आज जैसे आव्यूह को परिभाषित होने के लिए, मतलब ऐसे आव्यूह प्लस को परिभाषित होने के लिए हमें n के तथा p पर क्या प्रतिबंध लगेंगे उसका मतलब मान बताना है। तो उसको हम लिख देते हैं, p की यहाँ कोड क्या है हमारे पास p क्रॉस k, y की कोड हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 क्रॉस k। अब आप सभी को मालूम है कि जब ये दोनों चीजें बराबर होती हैं तभी इनका गुणन होता है, यानी कि हमारे पास एक प्रतिबंध लिख गया है k बराबर 2। ठीक है, अब हम थोड़ा w की बात कर लेते हैं। तो w की हमारे पास 40 है m into 3 और y की कोड है 3 into k। ये चीज तो ऑलरेडी बराबर है, यानी इसकी इंटू होने के बाद 40 आएगी n into k। इसकी 40 इंटू होने के बाद 3 into k, इसकी 40 इंटू होने के बाद n into k। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ जाएगी, ये चीज बराबर होगी इस चीज के, यानी कि p इक्वल टू n, p इक्वल टू n, यानी कि इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका हमारा होगा पहला ऑप्शन सही, k इक्वल टू 3, a नंबर सही होगा, k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखे थे क्योंकि ऑप्शन लिखता तो सर इसमें क्लियर करने के लिए जगह नहीं बचती। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, और यहाँ पे हमें क्या हुआ है, अगर n इक्वल टू p हो, जो ऑलरेडी हमने वहां निकाल लिया है, तो 7x माइनस 5 की कोटि क्या है, ठीक है ना। तो हमारे पास 7x माइनस 5 x की कोटि क्या है हमारे पास, अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो n माइनस 2 है, और जिप की कोटि की बात करें तो हमारे पास है 2 into p। ठीक है, तो इसमें जो है तो एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन में जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस करना है, तो आप सभी को मालूम है कि माइनस तभी होता है जब n माइनस 2 x, तो हमारे पास x के n क्रॉस 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस तभी होता है जब ये कोटियां बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जब ये कोटियां बराबर होंगी तभी ये माइनस होगा। आपको मालूम है कि जैसे 2 गुणे 2 कोट का आव्यूह माइनस हो सकता है, 2 गुणे 2 कोट से, 2 गुणे 2 कोट का आव्यूह जो है 3 गुणे 2 कोट के आव्यूह से माइनस नहीं हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन का रूल है, आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है कि n इक्वल टू p ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 इंटू हम n लिख सकते हैं और 2 इंटू हम c भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास जो है 2 इंटू p नहीं दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, जो कि आपका b है, और b आपका राइट आंसर होता है। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, अगर ये समझ में ना आया होगा तो कमेंट कर देना। डाउट सोल्यूशन में आपको वीडियो मिल जाएगी एक प्रॉपर वीडियो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को अपने शेयर कर दो वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल हम 3.3 देखेंगे, उसके साथ ही हम कल 3.3 खत्म करके नए चैप्टर को जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।